बच्चों, ऑनलाइन क्लास चल रहा था क्लास 10 का, और उसमें से एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि उसके समझ में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी नहीं आ रहा है, तो एक वीडियो बना के उसे मैं भेज दूं। इसीलिए मैं एक क्लास कंडक्ट कर रहा हूं आप लोगों का। बेसिकली ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है, लेकिन इसको क्लास 8 और 9 के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ बेसिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स जुड़े हुए हैं, उनके फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो जुड़ा हुआ है। लेट अस सी नाउ व्हाट इज रेसिस्टेंस एंड व्हाट इज रेसिस्टिविटी। बट बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग resistivity and resistance, we will have to understand the basic concept of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये कहाँ से पैदा हो जाता है। चलिए देखते हैं। We know that all materials in this universe are made up of atoms. We know it well. चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, वो सब कुछ एटम से बना हुआ है। और एटम्स का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, मान लीजिए यही एटम है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये एटम है। व्हाट इज दिस? दिस इज एटम। एवरी एटम हैज अ न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। न्यूक्लियस पर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। देयर protons are positive, having positive charge, neutrons have neutral charge, zero charge। और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये ऑर्बिट, इट विल बी मोर देन वन, एक भी रह सकता है, लेकिन और भी ऑर्बिट्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक ऑब्जेक्ट में लूजली बाउंस रहते हैं। एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। तो मेटेलिक मटेरियल का क्या है गुण? मेटेलिक मटेरियल, देयर आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली बाउंड, और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, वहीं से शुरुआत होता है, वहीं से शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, they are all loosely bound। loosely bound का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते, घूमते रहते, उस पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। यू नो इट वेल कि अगर अपोजिट चार्ज हो, then there will be force of attraction between dissimilar charges, and there will be force of attraction if charges are dissimilar, and there will be force of repulsion if charges are similar। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, सो न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं। तो इनर मोस्ट जितना अंदर के ऑर्बिट्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड रहते हैं। दे आर वेरी टाइटली बाउंड। वो फोर्स लगते रहता है, इसलिए वो नहीं निकल सकता है। लेकिन मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है
उसके इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली बाउंड। तो उसके चलते क्या होता है, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। इट इज समथिंग लाइक दिस। मान लो यही एक मेटल का स्ट्रिप है, इस पे एटम्स हैं, these are all atoms। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली बाउंड एंड दे फॉर्म अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डॉट 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 आर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ये इलेक्ट्रॉन इसका है कि इसका है कि इसका है इसका है। एक क्लाउड फॉर्म करता और जिगजैग मूवमेंट रहता है इसका, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा कोई इधर आएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज ऑल डिफरेंट, इधर से उधर उधर से उधर जिगजैग मूवमेंट इनका रहता है इस क्लाउड का। अब जो ही आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बिकॉज दिस इज मेटेलिक मटेरियल, देयरफॉर देयर विल बी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो ही आप पोटेंशियल डिफरेंस दोनों छोर के बीच में लगाते हैं तो these electrons which have charge on it, और वो चार्ज उस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, देयर द वो है पहले से अवेलेबल है, वो चार्ज रहता है, वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाता है और दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वहीं से पैदा लेता है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो ही लगाते हैं किसी मेटेलिक वायर में या मेटेलिक मीडियम में, उसके इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल का फ्लो शुरू हो जाता है एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसी चार्ज के मूवमेंट के चलते इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यू अंडरस्टूड आई होप। तो क्या आप जाने पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होता है। तो नाउ लेट अस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा हमको, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे हम किसी मेटेलिक वायर में तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो सोर्स है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा लेता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ये जानना पड़ेगा। रेसिस्टेंस जानने के लिए, रेसिस्टिविटी जानने के लिए हमको सबसे पहले अब जानना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है और ये कैसे किसी जगह पैदा हो जाता है। हाउ इट इज जनरेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पैदा होता है। चार्ज पार्टिकल आप समझ गए। अब किसी चार्ज पार्टिकल, दूसरा ये समझना है, अभी अभी हमने सीखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन या इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन वहीं होगा जहां इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगा? मेटेलिक मटेरियल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो उससे हम क्या समझे, क्या उससे पता चला? ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और फ्लो किसी मीडियम में होगा एंड दैट मीडियम विल बी नॉर्मली मेटेलिक मीडियम। ठीक है, मेटेलिक मीडियम से ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जरूरी है कि आपके पास मेटेलिक मीडियम हो। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेटेलिक मीडियम से ही होगा, ये वैक्यूम में नहीं होगा या किसी नॉन कंडक्टर में, ऐसे नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होगा जहां पे लूजली बाउंड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर यू रिक्वायर ए मेटेलिक मीडियम टू हैव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आप देखते होंगे बिजली का
के जो तार है, एक जगह से दूसरे जगह बिजली को ले जाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना पड़ता है, तो तार के थ्रू, मेटेलिक वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अब देखिए क्या होता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है या चार्ज पार्टिकल का फ्लो शुरू होता है। चार्ज पार्टिकल का फ्लो शुरू होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज़? पोटेंशियल डिफरेंस मोटा मोटी आप ये जान लीजिए, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल प्रेशर। जैसे आप पिचकारी से पानी या रंग, होली में रंग खेलते हैं तो पिचकारी में क्या होता है, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल प्रेशर। वो प्रेशर होता है। ये प्रेशर कैसे पैदा हो जाता है ये समझिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एक जगह जब जमा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर ए पॉइंट है किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट का, ये बी पॉइंट है। यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेशन हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पे एक्युमुलेशन हो गया नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव हो गया, तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। अब फ्लो शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो ही शुरू हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन शॉर्ट इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रिकल प्रेशर। और ये कैसे हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जरूरी है कि चार्ज का मूवमेंट हो। तो चार्ज को अगर हम लाएंगे एक जगह से दूसरे जगह, एक एंड से दूसरे एंड में, तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा? वी नो दैट किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट में आपका एटम्स, इट्स पैक्ड विथ एटम्स। तो एटम्स में क्या होता है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो ही किसी चार्ज को हम मूव कराएंगे एक एंड से दूसरे एंड में, तो इट हैज टू, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। वो चार्ज अगर यहां से यहां आया तो किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस से, फोर्स के प्रभाव से वो चार्ज आया, मूव किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो जो ही आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी चीज पर और डिस्प्लेसमेंट होता है उस पार्टिकल का एक जगह से दूसरे जगह पर, तो देयर इज ए वर्क डन। यू नो इट, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पर आप फोर्स भी लगा रहे हैं उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह आया वो, इसलिए वर्क डन हुआ। तो वर्क डन हुआ, वही वर्क डन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि Q चार्ज को, Q चार्ज है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में आपको W वर्क करना पड़ा, ठीक है। इसलिए अगर Q चार्ज के बदले में यूनिट चार्ज अगर हो, तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा Q चार्ज में W करना पड़ा, इसलिए यूनिट चार्ज के लिए W बाई Q करना पड़ेगा आपको वर्क। दिस इज वर्क डन। एंड यही वर्क डन
दिस बिकम्स योर V और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B. V is equal to W by Q. So W by Q is nothing. It is simply वर्क डन. यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज योर पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. और दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. सो भी यू कैन से दैट वी ए माइनस वी बी. पोटेंशियल at point A minus potential at point B is equal to potential difference is equal to W by Q. इसका अब हम लोग यूनिट निकाल. इसका यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क का क्या यूनिट होता है? यू नो इट वेल. यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. सो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट हुआ? जूल पर कूलम. अब ये बताइए, यू माइट बी नोइंग, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम. इतना कूलम एक पर चार्ज होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है आपका, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते चार्ज का मूवमेंट होता है. और जब चार्ज का मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, बिजली का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, इसका यूनिट समझ गए. यूनिट इज जूल पर कूलम. इसी को वोल्ट भी बोलते हैं. तो 1 वोल्ट कब हो जाएगा? जब 1 जूल का हम काम करेंगे और उससे 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, तो ये 1 वोल्ट हमारा हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट. फिजिक्स में आपको हमेशा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा. न्यूमेरिकल्स होता है, न्यूमेरिकल्स बनाने में भी और अदरवाइज भी बिना यूनिट के आप समझ नहीं पाएंगे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या है. सो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जानने के लिए क्या जानना था? जानना ये था कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है, कैसे पैदा हो जाता है. तो हम जान गए कि ये फंडामेंटल कैरेक्टर है किसी भी एटम का कि उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा प्रोटॉन पर, नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन पर. और उसी में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस या जिसको हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी कहते हैं, वो जब लगाएंगे तो चार्ज का मूवमेंट शुरू होगा. और जो ही चार्ज का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू हो जाएगा. सो नाउ वी नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. जैसे लाइट है वैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसी तरह का एक, दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है. हीट एनर्जी का कैरेक्टर अलग अलग है. तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का कैरेक्टर अलग अलग है, बट बेसिकली ऑल आर एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन या सोर्स चार्ज पार्टिकल है. वो चार्ज पार्टिकल का जब मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है. आगे देखेंगे कि उसी चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस हम समझ गए. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, क्या चीज़ है? जैसे आप पंप से प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कुछ चीज़ है क्या? कोई पंप है क्या? यस, देयर इज, एंड दैट इज कॉल्ड सेल. सेल इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या यही पंप कह सकते हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस. या पंप, मैकेनिकल पंप जिस तरह से प्रेशर देता है
पानी में, और या होली में आप रंग खेलते हैं तो प्रेशर देते हैं तो पानी निकलता है, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ये सेल है, सेल आपने देखा होगा, ड्राई सेल इस तरह का होता है, छोटा सा। इसमें एक साइड में एक कैप लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, और दूसरा साइड फ्लैट होता है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है इसका। ये कैसे पंप का काम करता है कि इसमें केमिकल्स भरे होते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के चलते एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, और एक एंड पर निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। तो ये निगेटिव टर्मिनल बन जाता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है। कैसे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है एक पर, कैसे निगेटिव चार्ज एक टर्मिनल पर पैदा हो जाता है? बेसिकली जब आप एक एटम लेंगे तो एटम तो न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। जो ही आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे किसी वजह से, वही केमिकल रिएक्शन में होता है यहाँ पर। जो ही आप निकाले किसी एटम से, निकल गया किसी वजह से, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के वजह से हो और अदरवाइज, जो ही इलेक्ट्रॉन निकला तो एक जगह जमा हो जाएगा, उस पर चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रलिटी एटम की खत्म हो जाएगी, एक वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। और जहाँ पे जाके ये एटम जुड़ गया जिस एंड पे, वहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इसी तरह से चार्ज के एक्युमुलेशन से अंदर में जो सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के चलते एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्युमुलेट हो जाता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, वो निगेटिव टर्मिनल है। अब क्या होगा, एक सेल में एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह निगेटिव चार्ज है। जो ही आप इसको एक वायर से जोड़ेंगे, हमने जोड़ दिया, इस सेल को जोड़ दिया एक वायर से, ये टॉर्च का एक सेल है। जो ही जोड़ा तो क्या होता है, फ्लो शुरू हो जाएगा। जहाँ कहाँ से कहाँ फ्लो शुरू होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ शुरू चला जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स शुरू हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। और यहाँ से फिर होते हुए केमिकल रिएक्शन अंदर में हो रहा है, दैट विल ड्राइव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू गो टू दिस प्लेस। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। सो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो कन्वेंशन है कि दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं, दैट इज रिवर्स ऑफ दिस। ये इलेक्ट्रिसिटी आई का, मान लीजिए आई इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसका फ्लो का डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रॉन का उल्टा माना जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इसका उल्टा मान लिया गया है, दैट इज बाय कन्वेंशन। तो आप समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है। इट इज एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का एक्युमुलेशन या एक जगह जमा होना कैसे होता है, इट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन द सेल। जब एक से अधिक सेल को एक साथ जोड़ देते हैं, देन इट इज कॉल्ड बैटरी। सो बैटरी इज more than one cell, combination of more than one cell is called battery. तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, इसका यूनिट समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, दिस इज वोल्ट। और सिंपली भी ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाएगा। मान लीजिए चार्ज आपका t टाइम तक, t सेकेंड तक कोई चार्ज q फ्लो किया एक वायर से, यही वायर है, इसमें q चार्ज का फ्लो हुआ, मान लीजिए A to B, कितना समय तक, t सेकेंड तक।
तो t सेकेंड तक हुआ q चार्ज, इसलिए 1 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो हो जाएगा, q बाई टी सेकेंड। इसी को 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में किसी पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से आपका चार्ज का फ्लो हुआ q बाई टी यूनिट टाइम में। सो q बाई टी इज कॉल्ड I और करंट और इलेक्ट्रिक करंट। सो I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू q बाई टी और चार्ज पर सेकेंड, इसका यूनिट निकालिए। यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट है कूलम और टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। इसी को एम्पियर बोलते हैं। एक कूलम अगर चार्ज हो 1 सेकेंड तक फ्लो किया है किसी कंडक्टर से, तो जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट का हो गया यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया वोल्ट। ठीक है। सो हम लोग 2 पैरामीटर के बारे में जाने जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से कनेक्टेड है। आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिजली का प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, या और हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। और उसके बाद समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे होता है। तो चार्ज पर सेकेंड या चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर पर सेकेंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। So now we have come to know what is potential difference, what is electric current. किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टिंग मटेरियल से जो करंट फ्लो करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट फॉलोज ए लॉ। दैट लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इज योर V एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इज I, V वोल्ट, I एम्पियर। सो ओम्स लॉ इज I इज प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, जितना अधिक, उतना अधिक करंट फ्लो करेगा इन ए गिवन वायर और इन ए गिवन मटेरियल। कोई भी वायर, एक वायर ले लेना पड़ेगा। ये वायर मान लीजिए AB है, इसमें हम जितना ज़्यादा लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इस वायर से। दिस इज ट्रू ओनली फॉर ए गिवन वायर। इट इज़ नॉट कि हम जो करेंगे दूसरे वायर में भी करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम फ्लो करेगा। नाउ लेट अस सी, इसको अगर हम I को इक्वलिटी साइन लाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से V को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज R। So let us say that this constant is 1 by R. Okay. So I is equal to then V by R, or V is equal to IR, where I is current, V is potential difference। इस potential difference को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, but actual term is potential difference. So potential difference is equal to current and multiplied by a constant. This constant R is called resistance. हम लोग जिसके लिए चले थे रेसिस्टेंस, वो यही रेसिस्टेंस है। और ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस है क्या, ये नाउन है रेसिस्टेंस। इसका वर्ब, जिस वर्ब से ये बना है नाउन, दैट वर्ब इज रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन्स टू अपोज। वो अपोज करता है, किस चीज को अपोज करता है, द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज जो फ्लो करता है एक किसी वायर से,
तो उसको अपोज करता है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्ट करता है, इसीलिए इसका नाम रेसिस्टेंस रखा गया है। ये अपोज करता है, दिस इज नथिंग बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस निर्भर करता है किस किस पैरामीटर पर, किस चीज़ पे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और कहाँ से फिर रेसिस्टिविटी आ जाता है। लेकिन तब तक हम लोग जाने ये बेसिक फार्मूला ओम्स लॉ का, V इजिकल टू आई आर। V इजिकल टू आई आर। V is potential difference और voltage, I is current and R is resistance। अब आप देखेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल में अगर हम ले लेते हैं वायर, तो ये रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। बाय एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन दैट ये रेसिस्टेंस निर्भर करता है लेंथ पर। अगर छोटा वायर है, स्मॉल वायर है, तो रेसिस्टेंस इसका कम होगा। वायर अगर बहुत लंबा है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये R1 है, ये लंबा वायर है, सो R1 इज लेस देन R2 और R2 इज ग्रेटर देन R1। इट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखते हैं। ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं, लैब में इक्विपमेंट है ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट, उस पर आप डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट लेंथ के, सेम मटेरियल होना चाहिए, सेम मटेरियल है दोनों मान लीजिए, लेकिन लेंथ अलग अलग है। मटेरियल सेम है, मान लीजिए ये भी कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का ही वायर है, लेकिन इसकी लंबाई कम है, से 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों के रेसिस्टेंस में अंतर होगा। R2 विल बी ग्रेटर देन R1। सो R is directly proportional to length L of any metallic wire। रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, और जितना छोटा वायर होगा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, जितना लंबा वायर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स तार जितना छोटा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। वो कैसे पता करेंगे, यहाँ ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R। अगर मान लीजिए वोल्टेज कांस्टेंट हो तो R के वैल्यू को हम जितना बढ़ाएंगे करंट हमारा उतना कम बढ़ेगा। मतलब रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, अगर रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। अब ये रेसिस्टेंस किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, वी हैव सीन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ छोटा है तो रेसिस्टेंस कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा कोशिश की जाती है कि कम से कम वायर का यूज करें ताकि रेसिस्टेंस हमारा कम हो और हमको अधिक से अधिक करंट मिले। रेसिस्टेंस इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए यही आपका वायर है, तो दिस सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस is called cross sectional area. So this is your cross sectional area. This area is area of cross section. तो रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि अगर एरिया ज़्यादा है, हमारा मोटा वायर है, तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा होगा तो टोटल का वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए रेसिस्टेंस हमारा
कम हो जाएगा। अगर मोटा तार देंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, करंट का फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। अगर तार पतला है मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो ये वैल्यू जितना कम होगा टोटल का वैल्यू उतना बढ़ेगा, मतलब रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो पतला वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और मोटा वायर का जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसका रेसिस्टेंस कम होता है। ये दोनों इक्वेशन को अगर आप मिला दीजिएगा, इक्वेशन 1 and 2, then R is proportional to L by A, where L is length of, this is L, length of the wire, and it is inversely proportional to area of cross section of the wire. यही मान लीजिए वायर है आपका, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. सो R इज प्रोपोर्शनल टू L by A. इसको अगर हम इक्वलिटी साइन दे के निकालना चाहें प्रोपोर्शनलिटी को, तो हमको लिखेंगे R इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल टेक, दैट इज रो इनटू L by A. This rho is called resistivity. Rho is resistivity of the material. इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो रेसिस्टेंस आप समझ गए। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ये मटेरियल पर निर्भर करता है किसका कितना रेसिस्टिविटी होगा। कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, ये सब कंडक्टर है, और किसी नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट का रेसिस्टिविटी और ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टिविटी का इन्वर्स या उल्टा कंडक्टिविटी है। रेसिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसका इन्वर्स है, वो उल्टा है। अगर रेसिस्टिविटी बहुत हाई है तो कंडक्टिविटी उसका कम होगा। कंडक्टिविटी का मतलब एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, जितना इजीली पास होगा किसी मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी तो उसका कंडक्टिविटी उतना हाई है। सो रेसिस्टिविटी इज नथिंग, सिंपली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू लेट द और टू अपोज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। रेसिस्टिविटी मटेरियल का अपना एक गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी एबिलिटी है। कोई मटेरियल, ये किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर भी थोड़ा निर्भर करता है रेसिस्टिविटी, बट बेसिकली अलग अलग क्यों रेसिस्टिविटी होता है मटेरियल का। कॉपर का रेसिस्टिविटी अलग है, सिल्वर का अलग, एल्युमिनियम का अलग, आयरन का अलग, सबका अलग अलग क्यों है? इसीलिए उसका कारण क्या है? सब मटेरियल का रेसिस्टिविटी बराबर क्यों नहीं होता है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उस मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर या पैकिंग सीक्वेंस किस तरह से है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के लिए, और उसका पैकिंग किस तरह से है एटम का, कितना क्लोज पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, और कितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का। इसलिए रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, मटेरियल किस मटेरियल का कितना रेसिस्टिविटी होगा। सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, कॉपर का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, आयरन का उससे भी ज़्यादा होता है। और ये सारे मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन कोई इंसुलेटेड मटेरियल लाइक ग्लास ले लीजिएगा, या कोई दूसरा नॉन मेटेलिक ले लीजिएगा, वुड ले लीजिएगा, कुछ ले लीजिएगा, तो उसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं करने देता है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू लेट द चार्ज फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ये रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? रेसिस्टेंस निर्भर करता है किस चीज पर?
लेंथ पर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। और रेसिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है? रो। यहां से निकाल लीजिए आप, यहां से निकालिए रेसिस्टिविटी। हम लोगों ने ड्रॉ किया है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहाँ पे रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। वो मटेरियल का अपना गुण है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। लेंथ हो गया उस वायर का और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया। तो अब हमको अगर रो निकालना है तो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूनिट निकाल के देखते हैं क्या होगा। रेसिस्टेंस का यूनिट, परहैप्स आई फॉरगॉट, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोग रेसिस्टेंस कैसे निकाले थे? रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और इसको निकाल कैसे सकते हैं आप लोग? I R इज इक्वल टू V, so R is equal to V by I। V क्या होता है? इसका वोल्टेज होता है, वोल्ट, और I का क्या होता है? एम्पियर। तो इसका ओम इज नथिंग बट वोल्ट पर एम्पियर, सो दिस इज कॉल्ड ओम। इसी को ओम बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोग निकाले ओम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रो। रेसिस्टिविटी का यूनिट, रेसिस्टेंस का यूनिट यहां लिख दीजिए ओम। एरिया का यूनिट मान लीजिए मीटर स्क्वायर, मीटर का हमने लिया ऐसा यूनिट, और लेंथ का मीटर। एक ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। ये यूनिट हो गया आपका रेसिस्टिविटी का। ठीक है, सो रेसिस्टेंस हमारा किस पे निर्भर किया? लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी किस पर निर्भर करेगा? मटेरियल पर। रेसिस्टिविटी मटेरियल एंड टेम्परेचर पर भी। टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा या घटाइएगा उस हिसाब से रेसिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। सो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। सो रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है। I hope you might have understood. I have tried my best कि आपको एक एक चीज़ तोड़ के अस्थिर से समझाऊं धीरे धीरे सब कुछ। So I hope now you are in a position to understand electricity, how it is produced. चार्ज का जब मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मैं इसको रिकैप कर देता हूँ 5 मिनट में। और ये चार्ज का फ्लो कैसे होता है? चार्ज का फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पैदा होता है? चार्ज के एक्यूमुलेशन से। एक एंड पर अगर एक तरह का चार्ज हो गया एक्यूमुलेट या जमा, दूसरे एंड पर दूसरे तरह का चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज अगर एक्यूमुलेट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज सिंपली अ पंप और इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इलेक्ट्रिकल प्रेशर है ये। जब हम प्रेशर देंगे तो इससे चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। ओम्स लॉ इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पोटेंशियल डिफरेंस, उसी से रेसिस्टेंस निकलता है। रेसिस्टेंस इज नथिंग, इट इज सिंपली इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को ये रेसिस्ट करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये रोकता है, इसीलिए इसका नाम रेसिस्टेंस पड़ा है। रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा? रेसिस्टेंस निर्भर करेगा लेंथ पर, वायर के लेंथ पर। रेसिस्टेंस निर्भर करेगा वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बताया क्या होता है। अगर मान लो यही आपका वायर है तो ये सरफेस का एरिया जो होगा दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल। रेसिस्टेंस निर्भर किया लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। इसीलिए घर के वायरिंग में कम से कम लेंथ का वायर लगाया जाता है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है, करंट का यूनिट एम्पियर है। रेसिस्टिविटी कहाँ से आया? रेसिस्टिविटी आया, वो मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी है। किसी मटेरियल, कोई भी मटेरियल इजीली अलाउ करता है चार्ज के फ्लो को, उसका रेसिस्टिविटी कम होता है। जो मटेरियल इजीली अलाउ नहीं करता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल, इसका जो स्ट्रक्चर है अंदर में एटम का जो पैकिंग है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फ्लो के लिए, उस अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टी के चलते मटेरियल में रेसिस्टिविटी पैदा होता है, रेसिस्टिविटी होता है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। आई होप इट विल बी क्लियर बाय नाउ। तो आप इसको देखोगे और फिर से अगर कहीं दिक्कत होगी तो पूछना, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब शायद वीडियो क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ जाओगे। आई होप यू आर स्टडिंग वेल, आप मन से पढ़ रहे हो। आपने देखा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में जो कोरोना महामारी के संकट के चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा है, इसलिए लगाना पड़ा कि कोरोना वायरस का प्रसार होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, नज़दीक आने पे, ह्यूमन के कांटेक्ट में आने पे कोरोना वायरस होता है और एक आदमी बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए लॉकडाउन ज़रूरी है। और लॉकडाउन में रहते हुए आपने देखा होगा शुरू के दिनों में जब आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ रहा था तो आप आराम ही आराम कर रहे थे, तो आराम करते करते आप बोर हो गए थे। तो इससे क्या सीख मिलती है आपको कि लगातार आराम भी अच्छा नहीं लगता है। जब आप बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो मेहनत के बाद जब थोड़ा आराम मिलता है, वो प्रकृति के नियम के अनुसार है, उसके अनुकूल है, उस आराम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर आप सब दिन आराम 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 ही करते रह जाओगे तो उसमें मज़ा भी नहीं आएगा और बीमार भी पड़ जाओगे। इसलिए बीमार पड़ जाओगे कि प्रकृति ने हमारे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को या किसी भी जानवर के बॉडी को इस तरह से, किसी लिविंग बॉडी को इस तरह से बनाया है कि वो अपने एक्टिविटी में रहे, काम करते रहे, चलते रहे। फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटी ह्यूमन के लिए ज़रूरी है। तो आप अब मेहनत करो, मेहनत करके खूब थक जाओ, खूब थक जाओ, उस समय आराम करो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप लोग मन से पढ़ो, अच्छा करो, एक्टिविटी में रहो, घर से बाहर नहीं निकलना बिना काम के, और जब बहुत ज़रूरी हो तभी निकलना, और दूसरे लोगों के कांटेक्ट में भी नहीं आओ। ऑलवेज मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 5 फीट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। फिर कभी मिलेंगे।